दोस्तों, आज के इस युग में इंसान के पास इतना समय नहीं बचा है कि किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में उसके बैकग्राउंड को जानकारी रखने के लिए थोड़ी बहुत समय निकाले। लेकिन इसी बीच इंसान कुछ ऐसे नासमझ कर जाता है जिसकी वजह से वह जल्दबाजी में कई सारे गलत फैसले ले लेता है और एक दिन उस व्यक्ति को ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है जिसकी वजह से उसकी कई पुश्तें भी तबाह हो जाती हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, बस एक व्यक्ति पर इस तरह विश्वास कर देती है जिसकी वजह से वह खुद इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब पुलिस इस केस के गहराई तक जाती है तो लोगों के सामने सच्चाई निकाल के लाती है। इसे सुनने के बाद दिल्ली का पूरा इलाका जो होता है उस समय हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर इस महिला के साथ यह कैसे हो सकता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक भारत की राजधानी अब दक्षिणी दिल्ली की ही और उसी में ही जाना माना द्वारका जिला पड़ता है और उसी के अंतर्गत एक जाना माना मोहन गार्डन थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं के रहने वाले इधर कविता ग्रोवर होती है, जिसकी उम्र लगभग अब 75 साल के आसपास होता है। उनके परिवार में उनका सिर्फ एक ही बेटा होता है। अब इधर मनीष ग्रोवर, जिसकी उम्र लगभग अब 31 साल के आसपास होता है और मनीष ग्रोवर की अपनी पत्नी होती है अब मेघा ग्रोवर, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। और मनीष ग्रोवर जो होता है मौके पर अपने एरिया में एक जाना माना बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी डीलर का ही अब बिजनेसमैन व्यापारी था। उसकी जो अपनी पत्नी होती है, पास एक हॉस्पिटल होता है उसी में जाकर अब डॉक्टर होती है। लेकिन परिवार में किसी चीज़ की कोई अब कमी नहीं होता है। परिवार पूरी तरह से संपन्न होता है और साथ में एक नॉर्मल परिवार भी होता है। लेकिन तब मैं बात कर रहा हूँ 30 जून साल 2021 का ही। अब उस दिन जो होता है, इधर मनीष ग्रोवर और मेघा ग्रोवर अपनी माँ से ज़्यादा लेकर अब जो होता है हरियाणा के सिरसा चले जाते हैं, क्योंकि हरियाणा के सिरसा में जो होता है कविता के कुछ अपने रिलेटिव रिश्तेदार रहते थे और वहाँ एक डेथ की सूचना मिलने की वजह से मनीष जो होता है उसी समय हताश हो जाता है और अपनी पत्नी मेघा को साथ लेता है। लेने के बाद ठीक है अब सिरसा निकल जाता है। लेकिन जैसे ही अब तीसरे दिन का वक्त होता है, यानी कि 3 जुलाई साल 2021 को, उसी वक्त अपनी पत्नी अब मेघा को लेकर अपने घर पहुंचता है। लेकिन जैसे गेट पे खड़ा होता है उस समय देखता है कि यह ताला लगा हुआ है। वह बहुत सोचकर एक बार मुश्किल में पड़ जाता है कि हमारी जो माँ होती वह बिना बताए कहाँ चली गई। और तभी अपने माँ के पास अब मनीष फ़ोन करता है तो मोबाइल जो होता बंद बता देता है और तभी मेघा की नज़र अब गेट पे पड़ती है, ताला को देखती उसी समय जो पड़ जाती, कहने लग जाती है ताला जो होता है अपना तो है नहीं तो ताला किसका है। अब मनीष जब ताले पर ध्यान देता वह भी करने लग जाता कि हाँ यह तो अपना ताला है नहीं, यह ताला किसका लग गया। और मनीष और मेघा दोनों मिलकर जो होता है उस वक्त कमरे के इर्द गिर्द घूमते, लेकिन वहाँ पर जो होता है कोई चाबी नहीं मिलता है। और तभी मनीष और मेघा दोनों फैसला लेते हैं और पड़ोसियों के पास जाते कहने लग जाते हैं कि आखिर माँ जी ने आपको क्या चाबी दिया है। पड़ोसी कहने लग जाते कि नहीं, तुम्हारी माँ तो हमसे मिलकर ही नहीं गई और ना जाने क्यों आज 2-3 से दिखाई नहीं पड़ रही है। और मनीष जब इस तरह की जानकारी पाता है, जानकारी पाने के बाद बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। सोचने लग जाता कि आखिर हमारी जो माँ होती है वह कहाँ जा सकती है। और तभी जो होता है मनीष इधर अपनी पत्नी मेघा को लेता है और काफ़ी लोगों के घर जाता है और वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करता है। और जब पूछताछ करता है, पूछताछ करने के बाद जो होता है उसको कुछ अता पता नहीं चलता कि हमारी जो माँ होती है आखिर कहाँ जा सकती है। और तभी मनीष अपना मोबाइल निकालता है और अपने जितने भी रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं उनके पास फ़ोन कर देता है और पता करता अपनी माँ के बारे में। लेकिन वहाँ पर भी जो होता है उसके माँ के बारे में कुछ सूचना प्राप्त नहीं होता है।
और यहाँ तक कि अपने दोस्तों के पास फ़ोन कर देता है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी अपनी माँ कविता के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से खुद परेशान हो जाता है। और मनीष अपनी पत्नी मेघा को साथ लेता फिर दोबारा दरवाजे पर पहुँचता है। बगल में कुछ अपने पड़ोसी होते, उन्हीं पड़ोसी की मदद से अब ताले को मौके पर तोड़ता फिर अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन देखता है कमरे में जो सामान था पूरी तरह से वहाँ पड़ा हुआ है। और कमरे की सफाई ऐसे दिखने में लग रहा है जैसे लग रहा अभी कल ही कोई यहाँ आया था, रहकर वापस चला गया। वह सोचने लग जाता कि हो सकता है कि माँ अब कल ही शाम के टाइम कहीं निकली हो, लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा है। और इसी बीच जो था उसकी नज़र अब जैसे ही छज्जे पर जाता है तो देखता है कि वहाँ 2-3 ट्रॉली बैग रखे होते हैं लाल नीले पीले कलर के, लेकिन वह ट्रॉली बैग गायब होते हैं। तो इधर मेघा सोचने लग जाती कि हो सकता कि माँ जी इसी ट्रॉली में अपना सामान भर कर कहीं हमसे गुस्सा कर निकल तो नहीं गई। और मनीष भी यही बात सोच के बैठ जाता है, लेकिन कमरे में जब जाता अपनी माँ के रूम में तो देखता सारे के जो सामान होते हैं माँ के वहीं के तहाँ पड़े होते हैं। वह भी बड़े में पड़ जाता है और मेघा भी बड़ी सोच में पड़ जाती है कि सामान तो तहाँ पड़े हैं, लेकिन सूटकेस क्यों गायब है। इस तरह के मन में ख्याल आने के बाद मनीष सोचता है कि आखिर हमारी माँ जो होती है कि हमसे तरह गुस्सा कर कहीं चली तो नहीं गई। और तभी वहाँ पर रखा फोल्डिंग होता है, उसी पे जाकर मनीष बैठ जाता है। सोचता है कि चलो अब ठंडा पानी पी लिया जाए। और जैसे फ्रिज के पास जाकर मनीष खड़ा होता है, उसका ध्यान जो होता है दूसरी साइड जो दीवार होता है उस दीवार पर पड़ता है। देखता कि उस दीवार पर लाल कलर के ब्लड के निशान के छींटे पड़े होते हैं। उसके मन में आशंका हो जाता है, बड़े से में पड़ जाता है। और पड़ने की वजह से फ्रिज के इर्द गिर्द नज़र मारता देखता है फ्रिज पे भी काफ़ी सारे छींटे पड़े हुए। वह नहीं समझ पाता कि आखिर यह किसी जानवर के हैं या फिर किसी और के। उसके मन में तरह तरह के सवाल और मेघा के मन में भी तरह तरह के सवाल वहीं गूंजने शुरू हो जाते हैं। और तुरंत जो होता आशंकावास इसकी जो सूचना होता है अब गार्डन पुलिस थाने में दे देता। मोहन गार्डन के पुलिस थाने के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं जैसे खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक मोहन गार्डन में पहुंचते हैं कविता ग्रोवर के घर में। और घुसने के बाद अब इधर मनीष से मुलाकात करते हैं। मनीष ग्रोवर से जब मुलाकात किया जाता है, मनीष ग्रोवर पुलिस के सामने यही कहने लग जाता है कि साहब हमारी जो माँ होती है वह माँ ठीक 30 जून से लापता है, कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और उस वक्त पुलिस की जो टीम होती है तौर तरीके से वहाँ पहुँचती जब देखती है कि आखिर जो होता है जो फ्रिज होता है उसी फ्रिज के बगल इधर काफ़ी सारे ब्लड लगे हुए हैं। पुलिस के मन में आशंका हो जाता है। आशंका होने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है उस वक्त तौर तरीके से कमरे का अपने हिसाब से जाँच पड़ताल करती है। और जाँच पड़ताल करने के बाद चंद मिनट के अंदर वहाँ फोरेंसिक टीम पहुँच जाती है। और फोरेंसिक टीम जो होता है शंका के घेरे में लेती है कि आखिर कविता के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो चुका है। इसलिए फोरेंसिक टीम उस ब्लड वाले धाग को अपने सिंपल के तौर पर अपने पास रख लेती है और उधर मैच कराने के लिए भेज देती है। और चंद घंटे के अंदर जो सैंपल का रिपोर्ट जब आता है आने के बाद पता चलता है कि इधर अब जो होता हुआ ब्लड इधर मनीष ग्रोवर के ही ब्लड से मैच कर चुका होता। पुलिस के कहने होता बस करो या ब्लड कविता ग्रोवर का। पुलिस का शंका वही यकीन में तब बदल जब रिपोर्ट आता है। आने के बाद पुलिस का शंका इसलिए हावी हो जाता है, इसलिए पुलिस की टीम समझ लगी बस करो कविता ग्रोवर के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो चुका है। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उस वक्त एक बहुत ही अहम फैसला लेती है और मनीष के ही तहरीर पर अब जो होता है कविता ग्रोवर का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस की टीम इसके जांच पड़ताल करने के लिए काफ़ी बड़े अधिकारी से मदद लेती है और लग पड़ जाती है। और एक टीम जो होता है मोहन गार्डन पहुंचती है। वहाँ पहुंचने के बाद अब देखती है 30 जून साल 2021 का ही CCTV फुटेज उस एरिया में जितने लगे होते हैं आखिर देखना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी ऐसी संदिग्ध व्यक्ति नज़र नहीं आता कविता ग्रोवर के घर के सामने। और पुलिस की टीम भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। लेकिन इधर जैसे ही अब 3 जुलाई का ही CCTV फुटेज देखा जाता, सुबह का टाइम होता है लगभग वही 6:30 बजे के आसपास, तो देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो होता है इधर कविता के घर में और घुसने के बाद जो होता है अपने हाथ में एक ट्रॉली बैग लेकर और बाहर निकलता है और एक व्यक्ति सहायक बन जाता है। और लेकिन 5 मिनट के बाद दोबारा अंदर जाता, फिर वह जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के साथ ट्रॉली बैग को लेकर हाथ में वजनदार बाहर निकलता है। और फिर जैसे 5 मिनट बीता दोबारा जाता अंदर और फिर एक ट्रॉली बैग लेकर उस व्यक्ति के साथ और बाहर निकला। तब तक पीछे से एक महिला भी निकलती है और पुलिस का शंका बढ़ जाता कि बस करो ट्रॉली बैग में हो ना हो किसी इंसान के अब कोई पार्ट हो सकते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त CCTV फुटेज को लेती है और मनीष ग्रोवर के पास पहुंच जाती है। मनोज ग्रोवर से शिनाख्त कराने की कोशिश करती है, लेकिन मनोज ग्रोवर जो होता है देखने के बाद वह शिनाख्त नहीं कर पाता है, क्योंकि CCTV फुटेज में साफ तौर पर दोनों व्यक्ति नाम महिला दिखाई पड़ रहे होते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी कोशिश करती जल्द इनका शिनाख्त किया जाए,
और तभी जैसे ही एक दिन का वक्त बीतता है और 7 जुलाई का वक्त होता है, उसी वक्त अनिल आर्या पता चलता है अपने ही इलाके से गायब है। और तभी इधर मनीष ग्रोवर जो होता थाने पहुंच जाता है। कहने लग जाता कि साहब हमारे ही पड़ोस के एक गली छोड़कर रहने वाला अनिल आर्या और उसकी पत्नी साहब कामनी आर्या अब गायब हैं। उनका साहब हमारे घर काफ़ी बार आना जाना होता है, लेकिन साहब वह 30 जुलाई से उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब इस तरह का पुलिस जब जानकारी पाने के बाद जो होता है दोबारा अब उस समय अनिल आर्या और कामनी आर्या का फ़ोटो लेती है और उसी एरिया के सीसीटीवी फुटेज को दोबारा अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है। तो तुरंत का तुरंत जो होता अनिल आर्या और कामनी आर्या से उस समय वह जो व्यक्ति होते हैं अपने हाथ में टोली और पीछे जो महिला होती है मैच कर जाती है। पता चलता है टोली बैग पकड़े हुआ अनिल आर्या होता है और पीछे जो महिला होती है सीसीटीवी फुटेज में जा रही होती है वह अनिल आर्या की अपनी ही पत्नी कामनी आर्या होती है। अब पुलिस का शंका बदल जाता कि बस करो, दोनों ही कुछ इस बारे में सच्चाई छुपा के बैठे हुए। पुलिस की टीम होती है मनीष ग्रोवर को साथ लेती है, पहुंच जाती है अनिल आर्या के घर, लेकिन वहां पता चलता है कि वहां तो ताला लगा हुआ है लगभग 203 दिन से। और पुलिस की टीम संदिग्ध घेरे में लेती है और लेने के बाद उनकी जो होती है अब तलाशी करना शुरू कर देती है। पता चलता है कि इधर अनिल आर्या के परिवार में उसकी अपनी पत्नी होती है, लेकिन 3 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी की उम्र 12 साल और मझली बेटी की उम्र 9 साल और सबसे छोटी जो बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग अब 4 साल के आसपास होता है। परिवार का भरण पोषण के लिए जो होता है मौके पर यहीं रहकर अपने इलाके में मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन उसका जो अपना पैतृक निवास होता है वह तो ही होता है। अब पुलिस की जो टीम होती है और उस वक्त सबसे पहले अब इधर जाकर अनिल आर्या की तलाशी करने के लिए उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगा देती है और जल्द उसकी खोजबीन शुरू कर देती है। जब तक मनीष जो होता है इस केस में पुलिस की मदद करता है तब तक तो हमें लग रहा है हम इस केस में तो तरीके से अनिल आर्या तक पहुंचेंगे। और पुलिस की टीम इस तरह अपने हिसाब से अनिल आर्या की तलाशी करने में लग पड़ जाती है। और पुलिस की टीम इस केस को जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले अब जो होता है तीसरे व्यक्ति को संदिग्ध घेरे में लेती है। और जब लेती संदिग्ध घेरे में पता चलता है कि यह व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि अनिल आर्या का अपना करीबी एक जिगरी दोस्त होता है जो ड्राइवरी का काम किया करता था। पुलिस का शंका बढ़ जाता कि ड्राइवरी का काम किया करता था, हो सकता ऑटो इसका यहीं खड़ा हो। और इसलिए पुलिस की टीम जो होती है अब एक टीम दोबारा लेती पहुंच जाती मोहन गार्डन और उस एरिया से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अब सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करते पता चलता है कि ऑटो वहां पर खड़ा हुआ है। और पुलिस की टीम ऑटो को अपने जब कब्जे में घेरे में लेती है, संदिग्ध में लेती है, तो उस ऑटो के मालिक के बारे में पता किया जाता है और पता चलता उस ऑटो के मालिक का नाम होता है इधर राहुल। और पुलिस की टीम राहुल के बारे में जानकारी लेती है, पता चलता है उसका अपना खुद ऑटो होता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब राहुल के कमरे पर पहुंचती है और वहीं से उसको कब्जे में लिया जाता है। लेने के बाद पुलिस की टीम थाने पर बैठाती है और जब सीसीटीवी फुटेज रखती है, रखने के बाद दिखता है कि हाँ राहुल ही अब उधर अनिल आर्या के साथ जो होता है उस सूटकेस को खींचने में लगा हुआ है। पुलिस की टीम जैसे शक्ति दिखाती राहुल के ऊपर करने लग जाता कि साहब हमें नहीं पता था कि आखिर जो था उस सूटकेस में क्या है। साहब हमारा तो बराबर जो होता अनिल आर्या के साथ इधर दोस्ती है और साहब मौके पर वह जो होता शादी विवाह में मैनेजमेंट का काम किया करता था और जब उसको कहीं काम होता है, कहीं कोई सामान ले जाना होता तो हमें फ़ोन करता, ऑटो लेकर पहुंच जाते थे और साहब उसका जो सामान होता है मैनेजमेंट का वह साहब उसके ठिकाने पर पहुंचाते और हमें कुछ पैसा मिल जाता था। हमारा साहब यही काम होता था। और साहब 1 जुलाई को सुबह का जब टाइम होता है साहब अनिल हमारे पास फ़ोन कर देता है, कहने लग जाता कि दोस्त हमारे कमरे पर आ जाओ और कुछ सामान जो होता है लेकर हमें नजफगढ़ के ही रास्ते निकलना है। और यह बात साहब हम मानते हैं और फिर पहुंचने के बाद साहब घर में से 3 सूटकेस जो होता है अनिल हमारे हाथों से उस ऑटो में रखवाता है। फिर ऑटो में उसकी पत्नी बैठती हैं और हम ऑटो को चलाते चलाते जो होता लेकर निकल जाते नजफगढ़ के नाले के पास पहुंचते हैं। और साहब जब पहुंचते तो अनिल कहने लग जाता कि तुम रुक जाओ, हमारा एक दोस्त जो होता यहाँ पर आ रहा है और हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम वापस चले जाओ। और साहब हम जो होता उसकी बात मान लेते, हमें कुछ पैसे देता है और हम पैसे लेकर साहब वापस चले आते हैं। और पुलिस का शंका वहीं और बढ़ जाता कि बस करो वह सूटकेस में हो सकता कविता अरोरा हो। और पुलिस की टीम उसी वक्त एक्शन में आती है। एक्शन में आने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले इधर अनिल आर्या के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे ट्रेस पे डालती है और उसका पता लगाती है। पता चलता है कि मौके पर उसका अचानक मोबाइल जो होता ऑन हो जाता है और उसका जो लोकेशन होता है जाकर उत्तराखंड के ही अल्मोड़ा जिला के रानीखेत इलाके में दिखा रहा। वो उसकी टीम लेती है और पहुंचती है वहीं, लेकिन पता चलता वहाँ भी उसका अदालत चल रहा है और उसका शंका अब बढ़ जाता है। उसकी तलाशी करने के लिए उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे हर पल पे लगा देती है और अचानक उसकी जो मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन होता है जाकर रामपुर के ही बस स्टैंड पे एक्टिवेट होता है। लेकिन पुलिस को तब पता चल जाता है मौके पर वह हरदोई का ही रहने वाला है। और पुलिस की टीम जो होती है अब पहुंचने के बाद
वहाँ, लेकिन वहाँ भी फरार चलता है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि आखिर एक टोल प्लाजा होता है हाईवे पर, उसी टोल प्लाजा के पास जो होता है एक कार होता है, उसी कार में जो होता है अब खड़े हुए अनिल आर्या और उसकी पत्नी कामनी दिख जाते हैं। और पुलिस की टीम घेरे में लेती है, लेने के बाद उसके लिए अब मुखबिर को अलर्ट कर देती है, लेकिन लोकेशन जाकर रामपुर बस स्टैंड में दिखा रहा होता है। पुलिस की टीम वहीं पहुंचती है और जाकर 4 दिन बाद अपनी कस्टडी में लेती है। और 12 जुलाई को जब लेकर थाने पहुंचती है और पहुंचने के बाद जब दोनों से पूछताछ किया जाता है, पहले दोनों बरगलाने वाली बात करते हैं, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है कि तीनों सूटकेस जो होता है इधर अनिल आर्या अपने हाथों में राहुल के साथ खींचते हुए टेम्पो में ले जाकर लाद रहा है, तो बिना किसी हिला हवाली के बगल में बैठी अनिल आर्या की अपनी पत्नी इधर कामनी आर्या कहने लग जाते कि साहब हमें नहीं पता था कि अचानक ऐसा सब हो जाएगा। हम तो अपने पति को बार बार मना कर रहे थे, कविता राहुल के साथ ऐसा मत करो, लेकिन साहब हमारा पति जो होता है पूरी तरह से इधर चकाचौंध में अंधा मानने वाला था नहीं, इसीलिए साहब हम भी सहयोग कर दिए। लेकिन पुलिस के सामने अब कामनी आर्या अनिल आर्या जो सच्चाई रखते हैं, सुनने के बाद लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। असल में अनिल आर्या जो होता है अपनी पत्नी कामनी आर्या के साथ कई सालों से जो होता है उसी मोहन अब गार्डन के इलाके में जो होता है अब रह रहा होता है। मौके पर शादी फंक्शन में अब मैनेजमेंट का काम किया करता था, जिसकी वजह से ठीक ठाक पैसे आए जाया करते थे और उसी पैसे से अपना पारिवारिक खर्चा भी चलाया जा करता था। और तौर तरीके से अब ज़िंदगी भी भागता है। ज़िंदगी भागने की वजह से उसको एहसास नहीं होता कि आखिर ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आती है जिसका सामना करने के लिए हमें तैयारी करके रखना चाहिए। और तभी अचानक जो होता है भारत में लॉकडाउन लग, जिसकी वजह से अब उसका जो मैनेजमेंट का जो काम होता है और पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब इस तरह शांत हो जाता है, अब वह समझ नहीं पाता कि आखिर अपनी ज़िंदगी को सुधारे कैसे, लेकिन कैसे ना तैसे जो होता है अपनी ज़िंदगी को अपने रास्ते पर लाने के लिए अब लोगों से कर्जा लेना शुरू कर देता है। और कर्जे जब लेने के बाद अपने काम को चलाता, लेकिन कुछ दिन उसका काम ठप हो जाता, जिसकी वजह से वह उन कर्जेदारों को पैसे ना चुका पाता और इतना परेशान हो जाता, छुटकारा पाने के लिए सोचने लग गया इसका कोई हमें तरकीब निकालना पड़ेगा। और तभी मात्र जो होता है कुछ साल पहले उसका जो होता है इधर कविता ग्रोवर के घर आना जाना हो जाता। उसकी जो अपनी पत्नी होती है अब कामनी के भी आना जाना बन जाता है। और इधर मुलाकातें में कविता जो होती है बड़ी जल्दी कामनी को अपने घर के एक सदस्य समझ लेती है, क्योंकि कविता के घर में उसका अपना छोटा भाई है जो काफ़ी परेशान रहा करता था। अब वहाँ जब पहुँचती है इधर कामनी, पहुँचने के बाद उसके भाई का तौर तरीके से देखभाल करना भी शुरू कर देती है। और इसी बीच की खबर अनिल को लग जाता है। अनिल के ध्यान आ जाता है, अरे कविता ग्रोवर तो काफ़ी पैसे वाली है, क्यों ना अब उनसे कुछ मदद माना जाए। और तभी पहुँचने के बाद अपने पति अनिल के साथ मिलकर कविता से पैसे की मांग करती है। अब पारिवारिक सदस्य समझकर 1.5 लाख रुपए जो होता है इधर अनिल को सौंप देती। अनिल जो होता है अपने कुछ कर्जदारों से छुटकारा तो पा जाता है, लेकिन जब काफ़ी महीनों का वक्त बीत जाता है, बीतने के बाद जो होता है इधर अब कविता अनिल से वही पैसे मांगना शुरू कर देती है। लेकिन अनिल जो होता है उस समय मजबूरी बताकर पैसे को टाल दिया करता था, लेकिन बार बार जब इधर कविता का दबाव पड़ना शुरू हो जाता तो अनिल आर्या इतना परेशान हो जाता है, सोचने लग जाता है इसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर हमारे ऊपर मुसीबत आएगी। यही सब सोच साच कर अब जो होता है अनिल आर्या जो होता है कहने लग जाता कि चलो मौका लगेगा तो हम इस पैसे के लिए कोई ना कोई तरीका कविता अरोरा के साथ मिलकर निपटाएंगे। और तभी जैसे ही अब 30 जून साल 2021 को वक्त आता, उसी दिन जो होता है अनिल आर्या को पता चल जाता है कि आखिर कविता अरोरा का अपना जो बेटा होता है मनीष ग्रोवर और मेघा ग्रोवर दोनों जो होते हैं एक रिश्तेदार के यहाँ मौके पर सिरसा गए हुए हैं। वह मौका अच्छा देखकर अनिल आर्या अपनी पत्नी कामनी आर्या को साथ लेता है और ठीक जो होता है लगभग वही शाम के 10 बजे के आसपास घर में जाता है। और जाने के बाद इधर कविता ग्रोवर से वही बात करता, कहने लग जाता कि हम आपके पैसे अभी नहीं चुका पाएंगे, हमें टाइम चाहिए। लेकिन यह बात जब कविता से करने लग जाती पैसा हमें तो चाहिए, लेकिन यह बात जैसे ही बगल में खड़ी अब कामनी करने लग जाते कि हमने आपके भाई की काफ़ी सेवा पानी की है, उसके लिए हमें कोई ना कोई इनाम तो चाहिए, आप वह इनाम समझकर वह पैसे भूल जाइए। कविता जैसे यह बात अनिल आर्या के मुंह से आप सुनती है, सुनने के बाद उसी समय आप झगड़ा शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जो होता है अनिल आर्या और इधर कामनी दोनों मिलकर वहीं बेरहम तरीके से गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद कविता के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। अब उसी प्लान के तहत जो होता है वहाँ पास रखे सूटकेस लेते हैं, एक सूटकेस में बॉडी डंप करने की भरपूर कोशिश, लेकिन जब डंप नहीं होता है तो उस समय इतना परेशान हो जाते हैं कि वहीं पर अनिल आर्या और कामनी आर्या दोनों फैसला लेते हैं, किचन में जाते एक हथियार लेते, उसी हथियार से कविता आर्या के बॉडी का
कई पार्ट कर देते हैं। और जब पार्ट करते हैं तो बगल में 2 सूटकेस और होता, सूटकेस को लेते, तीनों सूटकेस में तरीके से टुकड़े को डंप करते हैं और ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाते हैं। और जैसे ही 1 जुलाई साल 2021 का वक्त होता, सुबह का टाइम होता, तो उसी वक्त इधर आर्या जो होता अपने करीबी दोस्त राहुल को फ़ोन कर देता है। और राहुल जो होता उसके एक बुलावे पर हर बार उसके पास पहुँचता है, क्योंकि मैनेजमेंट का सामान जो होता है वह उसको ढोने का बड़ा आसानी से रास्ता दिख जाता है। लेकिन इधर राहुल खबर पाता, तुरंत समझ जाता कि बस करो, कोई ना कोई बात वही होगा मैनेजमेंट का सामान ले जाने का। और वह खबर पाता पहुंच जाता, ऑटो लेकर जब पहुंचता है तो ऑटो समझकर अब पास तो रुकता है, लेकिन इधर जो होता है अनिल के साथ मिलकर तीनों सूटकेस अपने ऑटो में रखवा लेता है। और उस ऑटो में जाकर कामी बैठ जाती है और ऑटो चलाते चलाते जो होता है जैसे नजफगढ़ नाले के पास पहुँचता है तो वहीं अनिल कहने लग जाता है कि दोस्त यहाँ पर ऑटो रोक दो, हम तुम्हें पैसे दे तो अपने घर चले जाओ, यहाँ हमारा एक दोस्त आएगा, उसी ऑटो में जो होता है हम लेकर निकल जाएंगे। और वहाँ से जो होता राहुल बात मान लेता है, वापस चलाता है। लेकिन तीनों के तीनों जो होते बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मौका देखते, जैसे सुनसान वक्त मिलता है तो वहीं दोनों मिलकर बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। और फिर जो होता है दोबारा इधर घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो होता है कविता ग्रोवर के घर में तरीके से छानबीन करते, वहाँ कुछ गहने होते, कुछ पैसे होते, अपने कब्जे में लेते हैं। और लेने के बाद जो होता है कमरे के तरीके से सफाई करते हैं और फिर वहाँ से दोनों के दोनों अपने घर पहुँचते हैं और तीनों बच्चों को अपने साथ लेते हैं और लेकर उत्तराखंड रानी खेत पहुँच जाते हैं। और वहाँ जो होती है अब इधर खुद कामनी जो गहने होते हैं उसको तरीके से सुनार के यहाँ बेचती है और कुछ मोल भाव करती है और 70,000 रुपये अपने पास रखती है। और पुराने गहने जो होते हैं इधर कामनी के गिरवी रखे उसको छुड़ा लेती है। और छुड़ाने के बाद जो होता है वह समझ जाती है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजरेगी। अनिल और कामनी तीनों बच्चों को लेते हैं और फिर रामपुर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस तब तक वहाँ छापा मारती है, तब तक दोनों पुलिस के गंडे भी चढ़ जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है कि आखिर इंसान अपनी मजबूरियों को छुटकारा मिलाने के लिए कैसा फैसला ले सकता है। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने कब्जे में लेती है, ले जाती है, वहाँ के न्यायालय में पेश कर देते। न्यायालय में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जसला को पीछे डाल दिया जाता है। दूसरी पुलिस की टीम अब इधर जो होता है नाले पहुँचने के बाद 2 सूटकेस तो बरामद करती है, लेकिन दूसरे सूटकेस का पता नहीं चल पाता है क्योंकि बरसात काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। लेकिन सूटकेस में जो बॉडी मिलती है वह बॉडी किसी और का नहीं होता बल्कि कविता ग्रोवर का होता है। पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जाता है, तब तक रिपोर्ट आता है, पता चलता है कि हाँ सांस फूलने की वजह से कविता ग्रोवर की मौत हुई है और केस मामले में गहराई तक पहुँचता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।